इन्फ्लेशन नाम तो सुना होगा। इन्फ्लेशन नाम के वर्ड से हम बहुत बार गुजरते हो, चाहे वो न्यूज आर्टिकल्स हो या फिर न्यूज चैनल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ये वर्ड हमें बहुत बार नजर आता है। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल और आसान तरीके से समझने के लिए। तो चलिए। The central bank has raised its inflation estimate for 2022 to 2023 to 6.7% from the earlier 5.7%. That inflation will remain above RBI's upper target of 6% for at least the first 3 quarters of this financial year. इन्फ्लेशन अगर एकदम बेसिक टर्म्स में इसको डिफाइन करें तो इट मींस राइज इन प्राइसेज, यानी कोई भी वस्तु पहले जितने रुपए में मिलती थी अगर उसके दाम पहले से इंक्रीज कर गए हैं या फिर बढ़ गए हैं तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई चीज आप 50 रुपए में खरीदते थे और वो अगर उसका दाम बढ़कर 55 रुपए हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। या फिर दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो इट इज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, यानी आपके करेंसी की जो पहले वैल्यू थी उसका कम हो जाना भी इन्फ्लेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए में पहले आप जितनी चीजें खरीद पाते थे ऑब्वियसली अब उससे बहुत कम चीजें खरीद पाते होंगे। इसका मतलब 100 रुपए की वैल्यू पहले से कम हो चुकी है, तो इट इज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर एंड वो भी इन्फ्लेशन कहलाता है। तो अगली बार से आपके घर वाले जब भी बोले कि हम तो जेब में बस 1000 रुपए लेकर आए थे, तो आप उनसे बता दीजिएगा कि 1000 रुपए की वैल्यू पहले ज्यादा थी, उसकी परचेजिंग पावर अब कम हो चुकी है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये सब इन्फ्लेशन का किया जा रहा है। तो इसके आगे इन्फ्लेशन के बाकी कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम क्लासरूम में चलकर समझेंगे। तो चलिए। तो ये जो भाई साहब है ना, ये चिंटू जी हैं और ये आपके साथ पूरे लेक्चर में बने रहेंगे। एक बार जो चिंटू जी हैं मार्केट जाके एकदम चिल्लाने लगा, यार बहुत प्रॉब्लम है देश में, देश बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए, पूछे हुआ क्या, बता। तो बड़े बुजुर्ग भी थे वहां पे, सब आ गए। तो बोला कि भाई मैंने क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर 1000 रुपए का एक जूता लिया था, ठीक है, और अभी मैंने चेक किया तो 1000 का जो जूता है ना वो 1200 रुपए का हो गया है। तो लोग बोले तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 200 रुपए का इंक्रीज हुआ है? तो सब बोले हाँ। तो कहा 200 का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे 20% का इंक्रीज हुआ है? सब बोले बिल्कुल। तो कहा कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 20% का इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है। और फिर चिल्लाने लगा, देखो 20% का इन्फ्लेशन, मजाक चल रहा है क्या कंट्री में, इतना तकलीफ से गुजर रहा है, आप लोग बैठे हुए हो बाजार में। जो भी वहां पे बड़े बुजुर्ग थे ना, बड़े आराम से प्यार से कुटाई किए उसका पहले, और फिर बोले कि जाके एक बार सत्यम से समझ के आओ पहले इन्फ्लेशन होता क्या है। बेचारा रोते रोते मेरे पास आया और बोला, गुरुजी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई एक बात बता कि ये जो जूता है क्या केवल इससे तेरा घर चलता है? तो बोला नहीं, बस वो तो कभी कभी मार खाने के काम आता है और पहनने के काम तो आ ही जाता है। तो मैंने बोला एग्जैक्टली, ये जो जूता है केवल उससे घर नहीं चलता, बल्कि हमारा जो घर चलाना होता है या फिर कंट्री चलाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे गुड्स है ना, उन सारे को कंसीडर करना पड़ेगा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम केवल 1 या 2 गुड्स नहीं लेंगे बल्कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लेंगे। बास्केट इसलिए बोलते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने 100 आइटम्स कलेक्ट किए कि एक आइटम फूड का है, एक मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है ना, एंड एक फ्यूल का है। तो इन सारी चीजों को हम एक बास्केट में रखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस बास्केट में जितनी भी चीजें हैं ना, एक कंबाइन तरीके से उनका प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ। लेट्स सपोज कि इस बास्केट ऑफ गुड्स में क्या क्या हो सकता है, फूड के आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मेटल्स के आइटम्स हो सकते हैं, या फिर फ्यूल्स के आइटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। लेट्स सपोज किसी में 500 आइटम, किसी में 600 आइटम है, वो सारे आइटम इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक हाउस होल्ड चलाने के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उन सारे आइटम्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, एंड देन उनका कंबाइन एवरेज इंक्रीज जो होता है परसेंटेज, वो कैलकुलेट करते हैं एंड फिर निकालते हैं। इतना सुनते ही जो चिंटू है दौड़ के फिर भाग गया, दौड़ के भागा और उसने क्या किया, साइड से जाके निकाल के लाया कि भाई इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से गुड्स सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है, और बैठ के क्या हुआ सबका कैलकुलेट किया कि उनके प्राइसेस कितने कितने इंक्रीज किए हैं, और फिर निकाल के फिर तबाही मचाने लगा पूरे मार्केट में घूम घूम के कि 15% इंक्रीज हो गया, 15% इंक्रीज हो गया। मजाक चल रहा है क्या 15% इन्फ्लेशन होता है? फिर बड़े बुजुर्ग आए और ध्यान से एक बार और कुटाई किए। फिर बेचारा रोते रोते मेरे पास आया, गुरुजी आप गलत क्यों बता दिए? हम कहा तुमको रोक ही रहे थे, तुम भी भाग गया हड़बड़ी में। तो फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि एक बात बता, लेट्स सपोज तेरे को 2 चीजें लेनी है, ठीक है, एक जो है तेरा गिटार है एंड दूसरा चीज है चावल है। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा एक बात बता, गिटार के बिना तेरा घर चल जाएगा? कहता कि गुरुजी घर तो चल जाएगा लेकिन कभी कभी इंप्रेस करने के लिए ना थोड़ा सा मतलब जरूरत पड़ता है, आप समझ ही रहे होंगे। हम क्या सीरियस हो जाओ, फोकस ऑन योर गोल। तो कहता नहीं, गिटार के बिना तो मेरा घर चल जाएगा। तो मैंने कहा
और अगर चावल के बिना तेरा घर चल जाएगा? कहा नहीं यार, उसके बिना तो नहीं चल पाएगा। मैंने कहा एग्जैक्टली, आप जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपने बास्केट ऑफ गुड्स में जितने सारे आइटम्स लिए आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, लेकिन क्या एक्चुअली में उनका सारा इंपॉर्टेंस इक्वल है? नहीं है। लेट्स सपोज किसी मोमेंट पे हम फूड वाले जो आइटम्स हैं उनकी वेटेज हो सकती है ज्यादा है, ठीक है, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आर्टिकल्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, उनकी वेटेज हो सकता है कम। तो हम क्या करते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स तो डिसाइड करते ही हैं, साथ में हर एक जो आइटम है उसका एक वेट डिसाइड करते हैं कि भाई जिसका वेट ज्यादा है इसका मतलब वो हाई इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जिसकी वेट कम है वो लो इंपॉर्टेंस की चीजें हैं। यानी यहाँ पे अगर गिटार को देखें तो इसको लो वेट दिया जाएगा क्योंकि इसके बिना हमारा इकोनॉमी चल सकता है, लेकिन अगर वो फूड वाले जो आइटम्स हैं हो सकता है इनको वेटेज हमें ज्यादा देना पड़े। तो यानी जब भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि बास्केट ऑफ गुड्स, यानी एक दो आइटम आपको नहीं लेना है। क्या करना है? एक दो आइटम्स नहीं लेना है, बल्कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लेना है। एंड सेकंड थिंग जो हमें चीज चाहिए, वेट ऑफ ईच आइटम, वेट ऑफ ईच आइटम, ताकि हमें ये पता चले कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना उनको हम ज्यादा कंसिडर करें और जो लेस इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको हम कम कंसिडर करें। तो आप भी सोचोगे कि भाई इन्फ्लेशन तभी से किए जा रहे हैं, अगर इतनी बुरी चीजें हैं, दाम बढ़ ही रहा है, तो एक काम करते हैं इन्फ्लेशन आने दे रहे हैं, क्यों दाम बढ़ाना चीजों की? तो भाई ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है ना, वो एक रीत है जो चलती आ रही है, बढ़ेंगे दाम बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो इनके रीजन है ना एक बार उन पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमें पता है कि भाई लेट्स सपोज कि किसी के पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और उसे खरीदने के लिए यहाँ पे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस अगर 5 रुपए है ना, उसको बढ़ा के अगर तुम 7 रुपए भी कर दोगे तब भी इसमें से आपको पता है कोई ना कोई क्या करेगा, ले ही लेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर जब भी डिमांड हमारा बढ़ता है ना, तो वो किस चीज में रिजल्ट करता है कि उसके प्राइसेज भी क्या हो गए, इंक्रीज करते हैं। तो सेम टू सेम डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कभी लेट सपोज कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बूम हुआ, बहुत अच्छी, मतलब सबके पास पैसे आ रहे हैं। तो सबके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो सब क्या करेंगे, खर्च भी करेंगे, और सब खर्च करेंगे यानी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और चीजों का डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेज इंक्रीज होंगे। तो सिंपली डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कभी इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है, सभी खर्च कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज होने लगता है चीजों की, और जैसे डिमांड इंक्रीज होगा तो चीजों की प्राइस बढ़ना ऑब्वियस है। तो दिस इज व्हाट डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हैं, उनके ही प्राइस इंक्रीज कर गए। तो अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइस इंक्रीज कर गए तो प्रोडक्ट के भी प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि भाई रॉ मटेरियल से क्या करना, चावल गेहूं इनके प्राइस बढ़े हैं, मैं तो डोसा खा रहा हूँ, चावल खाऊंगे नहीं, व्हीट खाऊंगे नहीं, तो मेरे को क्या करना? अरे बुद्धू भाई, अगर चावल और गेहूं इनके दाम बढ़ रहे हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी तो दाम इंक्रीज करेंगे ही ना, ठीक है ना। तो इस चीज में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स अगर महंगे होते हैं तो ये रिजल्ट होता है कि जो उनसे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं सबके दाम इंक्रीज कर जाते हैं, एंड जो दाम इंक्रीज करते हैं फिर उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। इसके बाद भी क्या होता है कि एक और टाइप का इन्फ्लेशन आता है एंड दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। क्या होता है भाई? बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये बहुत ही मतलब मजेदार कहानी है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन के डर से, ठीक है ना, लोग अपनी सैलरी बढ़वाते हैं। जैसे कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है तो वो बोलेगा भाई मेरी सैलरी क्या करो, इंक्रीज करो, सैलरी इंक्रीज करो ताकि अगर दाम बढ़ेंगे चीजों की, ठीक है, तो मैं उसको कोप अप कर पाऊं। तो सैलरी लेट्स सपोज का क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन जिसने सैलरी इंक्रीज किया होगा फिर वो अपना मार्जिन जो है वो कैसे मेंटेन करेगा? तो वो जो चीजों को बेच रहा है, ठीक है, उनके दाम बढ़ा देगा, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट के दाम इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर किसी के वेजेस तुम बढ़ाओगे, जो काम करे उनके वेज तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसके भी तो दाम इंक्रीज करोगे ताकि तुम अपना मार्जिन मेंटेन कर पाओ प्रॉफिट का। तो फिर तुम क्या करो, प्रोडक्ट के दाम बढ़ाओ। तो जैसे ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा फिर से अगला जो बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, फिर मेरी सैलरी इंक्रीज करो, ठीक है, फिर सैलरी इंक्रीज करेगा, फिर प्रोडक्ट का दाम बढ़ते जाएगा। एंड ये एक क्या होता है, साइकिल बन जाता है। क्या होता है? साइकिल बन जाता है जहाँ पे लोग सैलरी इंक्रीज करते हैं एंड प्रोडक्ट के प्राइसेज इंक्रीज करेंगे, फिर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेंगे, फिर लोग सैलरी इंक्रीज करवाएंगे, फिर एक साइकिल बन जाता है एंड दैट इज व्हाट बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। तो मैंने यहाँ पे आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा दिया, कॉस्ट पुश भी बता दिया और बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी बता दिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स। अब आप बोलोगे भाई ये क्या डाल दिया यार, मतलब इन्फ्लेशन पढ़े थे, प्राइस इंडेक्स वगैरह की बात कर रहे हो। देखो उसी से रिलेटेड है। तो हुआ क्या कि जो चिंटू है ना, याद है ना आपको, वो फिर से एक बार मेरे पास आया, बगल में क्या हुआ, बंदूक रखे हुए था, बोला गुरुजी आज आपको छोड़ेंगे नहीं। हम क्या, मार कर दिखा दो। फिर रोने लगा गिड़गिड़ा कर कि गुरुजी आप मतलब इन्फ्लेशन बताए, हम अब न्यूज़पेपर जब भी खोलते हैं तो हमको केवल इन्फ्लेशन दिखता ही नहीं है। हम बोले क्या दिखता है?
तो बचपन में हम एक चीज पढ़े थे प्रीफिक्स नाम का, वैसा ही कुछ जो है इन्फ्लेशन के आगे जुड़ जाता है। इन जब भी हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं उसके आगे WPI जुड़ जाता है, CPI आ जाता है, PPI आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। मैंने कहा पहले बैठो शांति से, बैठ गया। मैंने कहा एक बात बताओ, गर्मियों में तुम कैसे कपड़े पहनते हो? तो बोला कि गर्मियों में टी-शर्ट पहनते हैं एकदम हाफ हाफ छोटा वाला कपड़ा। तो हम बोले और ठंडियों में? तो कहा कि ठंडी में तो हम एकदम स्वेटर एकदम मस्त वाला पहनते हैं एकदम। तो हम बोले एक बात बताओ कि जब ठंडियों में तुम स्वेटर पहनते हो तो फिर तो गर्मी वाले कपड़े फेंक देते होगे। कैसे फेंक देंगे? अगली बार फिर गर्मी आगे फिर पहनेंगे। हम कहा एग्जैक्टली, देखो कपड़ा दोनों तुम्हारा ही है, दोनों कपड़े ही हैं, लेकिन जब जिसकी जैसी जरूरत है हम उसको वैसे यूज करते हैं। सेम टू सेम किस्सा इन्फ्लेशन में भी यूज होता है कि जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया पे काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ अलग अलग क्राइटेरिया बना के रखा है। क्राइटेरिया क्या होंगे? क्राइटेरिया फिर से वही दोनों चीज आएंगे, एक बास्केट ऑफ गुड्स डिसाइड होगा एंड दूसरा जितने भी गुड्स उसमें हैं उनके वेट डिसाइड होंगे। तो लेट्स सपोज कि किसी एक क्राइटेरिया में थोड़े कम गुड्स हैं बास्केट में, किसी दूसरे क्राइटेरिया में ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स हैं, किसी क्राइटेरिया में वेट डिफरेंट है, दूसरे वाले क्राइटेरिया में वेट डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया बना के रखते हैं अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, और उसमें से ही कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि CPI WPI इनके रूप में रिजल्ट करता है, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ते हैं दैट इज CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिंपली वही चीज होगा, इसमें भी कुछ बास्केट है। अब बास्केट में कुछ कुछ चीजें हैं जैसे फूड है, हाउसिंग है, फ्यूल, लाइट है, क्लोथिंग है, टोबैको आपका भी पूरा ख्याल रखा गया है टोबैको के नाम से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर देखोगे तो एक ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही बेसिक चीज जो यूज होते हैं ना उन सारे को कंसिडर किया गया है। एंड हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर नीड्स जो होते हैं ना कि हमें क्या क्या जरूरत है उन सारी चीजों को कवर अप करता है, ठीक है। इसलिए CPI इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट करता है तो वो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो कितना इंक्रीज कर गया या फिर कितना डिक्रीज कर गया, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो गौर करने वाली है कि जब CPI कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो हम प्राइस लेते हैं ना इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो चेंज हुआ है, ये प्राइस हम एक बायर के रिस्पेक्ट से लेते हैं यानी कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से। जैसे अगर हम गए दुकान में खरीदने तो पहले जो 10 रुपए का था वो 12 रुपए में अगर हमें मिल रहा है तो वो 10 से 12 वाला जो चीज है ना वो काउंट होगा, यानी एक कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में हम जो प्राइस चेंज है उनको कंसिडर करते हैं। एंड सिंस ये लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करता है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज जो है हम फूड वाले एरिया को देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम WPI की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी एक दूसरा क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या है कि थोड़े से ये चीजें कम है, लाइक जो बास्केट में गुड्स है ना वो थोड़े कम रखे हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ जैसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, जो गुड्स हैं वो फ्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये गौर करने वाली है कि इसमें जो हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो कंज्यूमर लेवल पे नहीं करते हैं, बल्कि भाई प्रोड्यूसर लेवल जो है ना या होलसेल लेवल पे जो प्राइस फ्लक्चुएट करता है उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से देखो, दोनों इन्फ्लेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है कैलकुलेट करने का। अब किसी समय पे अगर हम WPI को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, अगर लेट्स सपोज किसी कंज्यूमर के बारे में सोचना है तो हम CPI को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इंडेक्सेज होते हैं लाइक PPI होते हैं, IIP होते हैं, तो मेनली मैं CPI WPI यूज होते हैं तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड एक जो एक्स्ट्रा चीज आती है कि CPI WPI तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी एक और चीज आती है कोर CPI या फिर कोर WPI। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जो हम CPI कैलकुलेट किए ना उनको हम हेडलाइन CPI कहते हैं। जो हम जो मैंने अभी समझाया वो हेडलाइन CPI होगा या फिर हेडलाइन WPI होगा। अब इसमें क्या है, दो चीजें कवर है, एक तो फूड भी कवर है प्लस फ्यूल भी कवर है। अब होता क्या है कि फूड और फ्यूल ऐसी चीजें हैं ना जो हाईली वोलाटाइल है, यानी इनके प्राइसेज कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट करते हैं। अब होता क्या है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। अब अगर फूड और फ्यूल जो है ना ये इतने ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं कि बार बार इन्फ्लेशन का डेटा चेंज होगा एंड वो हमारे डिसीजंस पे इफेक्ट करेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें एक्चुअल फिगर्स चाहिए होते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना हो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं कि हो सकता है अभी फूड महंगा चल रहा है, कुछ दिन बाद सस्ता हो जाए, तो एक शॉर्ट टर्म की चीजों के लिए हम अपने डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए जो हम ओरिजिनल CPI यानी हेडलाइन CPI जो निकालते हैं उसमें से अगर फूड और फ्यूल उनके बास्केट से निकाल दें तो दैट विल बी कोर CPI। एंड जैसे ही WPI निकालते हैं उसमें से भी अगर फूड और फ्यूल निकाल दें तो हो जाएगा कोर WPI, यानी ओरिजिनल जो भी हम CPI कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल WPI कैलकुलेट करते हैं उनको हेडलाइन CPI हेडलाइन WPI बोलेंगे। एंड उन दोनों में से अगर उनके बास्केट में से फूड और फ्यूल माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा कोर CPI और कोर WPI। तो एक एग्जांपल लेकर थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करता है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रैक्टिकली। तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाऊंगा कि लेट्स सपोज कि 4 आइटम्स हैं हमारे पास। 4 आइटम्स होते नहीं है भाई, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। एंड उनके वेटेज अलग अलग है कि जैसे इसका वेट 40 है, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेट 10 है, इसका मतलब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है। अब हम वेट कुछ इस हिसाब से रखते हैं ना कि सारे वेट का सम कुछ 100 आ जाए, ठीक है, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मतलब कुछ ऐसा आ जाए ना कि अच्छा नंबर है, कैलकुलेट करना आसान हो, क्योंकि हमें पता होता है कि 100 से अगर 120 हो गया ना तो हमें सीधा दिख जाता है कि भाई यहाँ पे 20% इंक्रीज है।
ठीक है ना। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि सारे वेट का सम जो है 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ ऐसा। तो एक तो हम उसका वेट ले लिया, ठीक है, और बास्केट ऑफ आइटम्स तो हमारे पास हो ही गया। तो हमें लेट्स सपोज कैलकुलेट करना है कि 2021 से 2022 में कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आइटम 1 का 2021 में प्राइस कितना था वो देखेंगे। लेट्स सपोज कि पहले 10 था, 2022 में 15 हो गया, ठीक है ना। ये 20 था और ये बढ़ के 22 हो गया। ये अगर लेट्स सपोज कि 50 रुपये था, ये 55 रुपये हो गया, और यहाँ पे 80 रुपये था, एंड इसको मान लो कि 88 रुपीज हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक रेशियो निकालेंगे कि 2022 का जो प्राइस था डिवाइडेड बाई 2021 का जो प्राइस था, इसका जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा। रेशियो से एक्चुअली होता क्या है ना, पता चलता है कि रिलेटिवली कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लेट्स सपोज कि देख 10 से क्या हो गया, बढ़ के 15 हो गया, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 15/10, यानी 1.5 टाइम्स से क्या गया है, इंक्रीज किया है। तो एक हमें रिलेटिव आइडिया लग जाता है कि भाई बड़ा कितना है। इसका भी रेशियो निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22/20, ये क्या हो जाएगा 55/50, और ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 80, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नया रेशियो आया ना, इसको हम इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले जो वेट था, ठीक है ना, अब वो वेट तो सेम रहेगा, लेकिन एक नया रेशियो के साथ कि कितना इंक्रीज हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज ये जो 1.5 है, इसका वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, ये देखो ये रेशियो है, ये वाला जो आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया उसका वेट जो कि यहाँ पे 40 है, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1.1 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके वेट के साथ, ये वाला वेट कितना 30 है, तो यहाँ पे 30 आ गया, और ये रेशियो ये अगर देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 आएगा। ऐसे ही करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। अब इन सारे को तुम क्या करना, ऐड ऑन करना। लेट्स सपोज, ठीक है, ये जोड़ने पर कितना आ गया, 110। तो देखो यहाँ पे क्या था, 100 था, और ये बढ़ के कितना हो गया भाई, 110 हो गया। यानी व्हाट इज द इन्फ्लेशन, देयर इज अ 10% इन्फ्लेशन जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना यही चीज़ है कि भाई आइटम्स सारे डिसाइडेड होना चाहिए और उनका सबका वेट डिसाइडेड होना चाहिए। और बाकी मैंने एक एग्जांपल देके आपको ट्राई किया समझाने का कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब लगभग सारे मेन पॉइंट्स आपके कवर अप हो चुके हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी तो है। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं कि आपको कोई चीज बेचना है, टेंजिबल एसेट्स यानी जो भी फिजिकल एसेट्स आपके पास प्रेजेंट है, उनको बेचने में आपको फायदा है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, मार्जिन यानी प्रॉफिट जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। किसी चीज़ को आपने आज 10 रुपये में खरीदा और इन्फ्लेशन की वजह से उनका दाम बढ़ गया तो आपने बाद में 15 रुपये में बेचा, तो 50% का प्रॉफिट तो आपका हो ही गया, ठीक है। स्पेंडिंग ये इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो स्पेंडिंग अगर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि बाद में आप नहीं चाहेंगे कि उस चीज़ सेम चीज़ के लिए आप महंगे रुपए दो, ठीक है ना, तो आप चाहोगे कि अभी ले लें। तो ये एक तरीके से स्पेंडिंग को इंक्रीज करता है। एंड सिंस अगर जितनी ज़्यादा मनी फ्लो बढ़ेगा इनकी वजह से, स्पेंडिंग आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें आप खरीद रहे हो, तो इनकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ करती है। लेकिन इस सारे कंडीशन एक होते हैं कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब हम 10% के पार करा दिया तो उसके ऊपर थोड़ी यार खर्चा मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, नहीं, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन में ये सारी चीज़ें काम आती है। वहीं अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि सेम चीज आपको बताया, इन्फ्लेशन डिफरेंशन यही है कि परचेजिंग पावर रुपए की कम हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ों की, तो सेम रुपए में आप बहुत कम चीज़ें खरीद पाओगे। लोअर वेजेज एक तरीके से ये है कि लेट सपोज कि इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अगर आपकी सैलरी उससे कम रेट से बढ़ रही है तो एक तरीके से आपकी वेज कम हो रही है, भले ही आपके अमाउंट कम नहीं हो रहा है बट उसकी वैल्यू परचेजिंग पावर तो कम हो ही रही है, तो एक तरीके से आपके वेजेस कम हो जाते हैं। एंड अनसर्टेनिटी इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि आगे जाके इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा कितना कम रहेगा, तो आप उसकी वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, डिसीजन नहीं ले सकते हो, प्लान नहीं कर पाते हो कभी कभी। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इन्फ्लेशन अगर आपको मेन चीजें सारी कवर अप हो गई हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये देश की इकोनॉमी जो होती है ना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो हमें डिसीजन प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। तो ये इसका एक कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो जनरली जो कंट्री के सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करता है। अब बोले रेगुलेट कैसे करता है भाई, और इन्फ्लेशन बढ़ना है तो बढ़वे करेगा, नहीं, एक्चुअली क्या होता है वो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं, कुछ पॉलिसीज निकालते हैं, सपोज की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ठीक है ना, इन सारे पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर उसको मनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन को अप या डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये रेगुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई भी ना जाए, ज़्यादा कम भी ना जाए, क्योंकि जनरली टॉलरेंस लेवल एक होता है, बहुत सारे कंट्रीज में 2% इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और इंडिया में 4% इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो 4% और 2% का ये है लाइक मार्जिन लेके चलते हैं, तो यानी एक तरीके से आप देखो तो इंडिया में 2% से लेके 6% का इन्फ्लेशन इज गुड। 6% ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है, 2% से कम अगर करें तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बोलेगा भाई रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हमने कोशिश की इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझने की, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस लायक है, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। बट अगर आपको लगता है कि अभी मेरी वीडियोस लायक नहीं है, आई विल मेक श्योर कि अगली वीडियो में मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ। तब तक के लिए राधे राधे।